हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं पैडी या धान के बारे में। पैडी या धान, आप जानते हैं कि पैडी जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो 12th 11th में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और रही बात कंपटीशन एग्जाम में जो भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन कम से कम पैडी या धान से जरूर होते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि धान और गेहूं जो है इंडिया की महत्वपूर्ण फसलों में से आते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। अब धान या पैडी की हम बात करें तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे। मॉर्फोलॉजी के बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है, क्या इसका बॉटनिकल नेम है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर सोइंग टाइम के बारे में देखेंगे कि बोने का समय कौन सा है, किस किस टाइम पे हम इसे बोते हैं। फिर उसके बाद वैरायटी या किस्मों के बारे में देखेंगे। फिर सीड रेट आता है। फिर प्लांट डिस्टेंस आता है कि कितने कितने जो डिस्टेंस है पौधों से पौधों के बीच में कितने डिस्टेंस होनी चाहिए, और आपका रो से रो में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, वो देखेंगे। उसके बाद हम इसमें खाद एवं उर्वरक किस हिसाब से देते हैं, किस हिसाब से फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट होता है, वो देखेंगे। फिर हम इरिगेशन या सिंचाई के बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम डिजीज, इंसेक्ट और वीड के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि धान जो है इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो बॉटनिकल नेम इसका होता है ओराइजा सटाइवा। और ये फैमिली की बात करें तो ये ग्रेमनी या पोएसी फैमिली में आता है। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है वेस्ट एशिया या बर्मा। उसके बाद इसमें अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n=42 होता है इसका। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। चावल या धान जो है अनाज वाली फसलों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अनाज है। इसे दुनिया की कुल आबादी के लगभग 60% लोगों के द्वारा स्थायी आहार के रूप में लिया जाता है। इसका सबसे अधिक उत्पादन लगभग 90% जो है और उपभोग जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में किया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में। धान या चावल का जो पौधा है वह नम एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला पौधा होता है और इसे शीतोष्ण इलाकों में भी उगाया जाता है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उनके उत्पादन और उपभोग में जो है ये पहले स्थान पर आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद होती है एग्जाम में। तो सबसे पहला है, राइस या चावल में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अगर हम बात करें वाइट राइस की या सफ़ेद चावल की तो यह मात्रा 6 से 7% होती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाइट राइस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 6 से 7% होती है। और बात करते हैं ब्राउन राइस की, तो ब्राउन राइस में 7 से 9% तक होती है। और फैट की मात्रा की बात करें तो 2 से 2.5% तक होती है, जो कि मिलिंग के दौरान यह कम हो जाता है। धान के खेत में जो है मीथेन गैस निकलती है, CH4 गैस निकलती है धान के खेत से। धान में दाने और खोल का अनुपात अगर हम करें, मतलब धान में जो भूसा होता है वो और चावल कितना होता है, तो इसका अनुपात 66% होता है। अन्य भाषा में कहें तो 2/3 होता है। अगर सामान्यतः हम किसी अनाज वाली फसलों की बात करें तो 1 किलो जो पदार्थ होता है, जैसे 1 किलो गेहूं है, उसे उत्पादन करने या उसका निर्माण करने के लिए 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पर अगर हम चावल की बात करें, अगर हम धान की बात करें तो ये 10 गुना ज़्यादा पानी लेता है। मतलब बात करें क्रॉप में तो सबसे ज़्यादा पानी इसी को ही चाहिए। इसमें 1 किलो शुष्क पदार्थ, मतलब 1 किलो चावल जो है उसका उत्पादन करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगला पॉइंट देखते हैं। चावल की खेती में उसके परागण और बीज निर्माण के दौरान 5 सेंटीमीटर जो है जल में डूबे रहना लाभदायक होता है। जब हम खेत की कंडीशन की बात करें तो जब इसमें परागण होता है, पॉलिनेशन होता है और सीड का निर्माण हो रहा होता है, मतलब बीज का भराव हो रहा होता है, उस दौरान 5 सेंटीमीटर जल में डूबे रहेंगे अगर पौधे, तो अच्छा होता है, बहुत लाभदायक होता है। और चावल के मुख्य प्रोटीन की बात करें तो इसका प्रोटीन ओराइजिन है। अगले बात करें तो इसमें जो अपन हर्बिसाइड की बात करें कि इसमें अपन वीड का नियंत्रण है, खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा हर्बिसाइड उपयोग में लाते हैं, तो प्रोपानिल करके हर्बिसाइड होता है, जिसका मार्केट में जो स्टाम्प F34 नाम से मिलता है। धान में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला हर्बिसाइड है ये। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि इस धान में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कौन सा हर्बिसाइड है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनिल। कई बार ये पूछा गया है कि धान में जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला हर्बिसाइड है उसे मार्केट में किस नाम से मिलता है, उसका ट्रेड नेम क्या है, तो स्टाम्प F34 इसका ट्रेड नेम है। ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। आगे बात करते हैं हम मॉर्फोलॉजी की। तो देखिए जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, इसके बारे में अभी आपको आगे मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन ये देखिए जो आपको अलग से दिख रहा है ये होता है पेनिकल या बाली बोलते हैं इसको। अगली बात करें तो बाली जहाँ पे जुड़ी होती है उसे टिलर कहते हैं। पत्तियां, आप जानते हैं कि धान की पत्तियां जो सीधी खड़ी होती हैं, मतलब समानांतर होती हैं। पत्तियों का जो निचला हिस्सा है तने के रूप में जाना जाता है।
और आपका नीचे जो ज़मीन के नीचे आप देख सकते हैं कि जो विकसित जो है इसमें रूट होती है, एडवेंटिस रूट होती हैं ये। अब देखिए जो डायग्राम देखा है, इस डायग्राम के बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले पेनिकल के बारे में देख लेते हैं। धान का यह हिस्सा उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्रजनन अंग होता है। धान के पुष्प क्रम को पेनिकल कहा जाता है और जिस हिस्से से जुड़ा होता है उसे टिलर कहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं तने की। तो धान का तना पेनिकल और पत्तियों का आधार बनता है जो उन्हें सहारा प्रदान करता है। धान के तने को क्लम कहते हैं जो कई नोड्स और इंटरनोड से मिलकर बना होता है। सबसे अंतिम के नोड से टिलर विकसित होता है। क्लम या धान का तना जो है उसमें एक एरेनकाइमा करके कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसके कारण ही धान जो है पानी में डूबा रहता है, उसके बाद भी जिंदा रहता है। मतलब ये कहीं ना कहीं सांस लेने में या फिर ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती हैं एरेनकाइमा जो कोशिकाएं होती हैं। आगे बात करें लीफ या पत्ती की, तो पत्तियों का मुख्य कार्य आपको पता है कि किसी भी पौधे में पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना होता है। इसकी पत्तियां अन्य घास के कुल के पौधों की तरह ही समानांतर शिरा विन्यास वाली होती हैं। धान की पत्तियों की ऊपरी तथा निचले भागों में रंध्रावकाश पाए जाते हैं। इसी कारण धान में ट्रांसपिरेशन की क्रिया अधिक होती है और धान को जो है अधिक जल की खपत होती है या अधिक जल उपयोग करता है धान की जो फसल होती है। अगर हम जड़ की बात करें तो धान में एडवेंटियस रूट पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब धान की जीनस के बारे में देख लेते हैं। तो जो ओराइजा जीनस है उसमें 24 प्रजातियां अभी तक खोजी गई हैं जिसमें से 2 प्रजातियों की खेती की जाती है। सबसे पहला है ओराइजा सटाइवा 2n बराबर 24, यह द्विगुणित वैरायटी होती है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो ओराइजा ग्लैबेरिमा। ओराइजा सटाइवा की बात करें तो ओराइजा सटाइवा में फिर से 3 वैरायटियां आती हैं जिसका कल्टीवेशन किया जाता है। ओराइजा इंडिका, इंडियन रीजन में इसके कल्टीवेशन होता है। उसके बाद बात करें तो ओराइजा जापोनिका, जापानीज रीजन में इसका कल्टीवेशन होता है। अगली वैरायटी की बात करें तो ओराइजा जवानिका, इंडोनेशियन रीजन में इसका कल्टीवेशन होता है। अब चलिए इन वैरायटियों के बारे में, जो वैरायटी है ओराइजा इंडिका, ओराइजा जापोनिका, ओराइजा जवानिका, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं छोटा सा शॉर्ट में। अगर हम बात करें ओराइजा इंडिका की तो यह भारत में पाई जाने वाली नस्ल है। यह उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है जिनकी मुख्य विशेषता इनकी लंबी संरचना और कमजोर तना है। इनकी जो इंडिका है, ओराइजा इंडिका जो वैरायटी है, इसमें क्या होता है, इसकी संरचना लंबी होती है और जो इसका तना है वो कमजोर होता है और इसमें लगने वाली बाली जो है थोड़ी सी झुकी हुई होती है क्योंकि तना अगर कमजोर होगा तो बाली का वजन पड़ेगा तो थोड़ी झुक जाएगी। भारत में पाए जाने वाले पारंपरिक चावल के दाने जो होते हैं अपेक्षाकृत अन्य भौगोलिक जातियों से लंबे होते हैं। आगे हम बात करते हैं ओराइजा जापानिका की। तो यह प्रजाति जापान के शुष्क और समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इनकी विशेषता इनका छोटा आकार, मजबूत तना। ओराइजा जो इंडिका है उसमें कमजोर तना था, इसमें छोटा आकार और मजबूत तना है और गहरी हरी रंग की पत्तियां होती हैं। इसकी उत्पादकता अधिक होती है और इसकी सघन खेती की जा सकती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आप डायग्राम में आप देख के कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलें तो ओराइजा जवानिका के बारे में बात करें। यह प्रजाति इंडोनेशियाई क्षेत्र में पाई जाती है। यह चावल की जंगली रूप जैसी है। यह एक लंबी अवधि वाली फसल है। आप अगर इसका ग्रेन देखना चाहते हैं, मतलब दाना देखना चाहते हैं, सीड देखना चाहते हैं, तो उसमें भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये इंडिका का सीड हो गया, ये जावानिका का सीड है और ये जापोनिका का सीड है और इधर ऊपर में जो बालियां हैं इसे देख के भी आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब धान की कुछ स्पेशल जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम ध्यान दे लेते हैं। तो सबसे पहले धान जो है एक स्वः परागित फसल है, मतलब इसमें जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसमें जो फल का अगर प्रकार की बात करें तो कैरियोप्सिस होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान का जो फल होता है कौन से प्रकार का होता है, इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। और अगर परागण की बात करें तो मैंने आपको पहले भी मैं एक वीडियो में ट्रिक बता चुका हूँ कि जिस फसल के जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, वह स्वपरागित फसल होती है। एक्सेप्शन हर जगह पे है लेकिन मैक्सिमम टाइम पे आपको यही ट्रिक काम आएगी कि जिसके फ्लावर छोटे होते हैं वह स्वपरागित होती है, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। जिस क्रॉप की या जिस पौधे के फूल जो बड़े होते हैं वह क्रॉस पॉलिनेटेड या पर परागण होने की संभावना होती है। आगे बात करें इसमें जर्मिनेशन की बात करें तो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन मैंने आपको बताया था सीड वाले चैप्टर में, सीड जर्मिनेशन वाले चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। हाइपोजियल जर्मिनेशन का मतलब होता है कि जो कॉटिलिडन होता है वो जमीन के नीचे ही रह जाता है, जमीन की सतह से जो है ऊपर नहीं आ पाता, तो इसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो धान में इस प्रकार का जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है।
आगे बात करें धान का बीज जिससे ढका होता है, लेमा और पेलिया से ढका होता है, जिसे हल कहते हैं। मतलब अगर हम चावल देखेंगे तो वो एकदम प्योर है, उसके ऊपर जो कवर लगा होता है उसे लेमा और पेलिया नाम से जाना जाता है, और इन्हें निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हलिंग कहते हैं। जब हम मिल में हम उसे अलग करवा के लेके आते हैं, धान को, भूसे को अलग और चावल को अलग, तो उसे हलिंग प्रोसेस कहते हैं। धान के अगर टेस्ट वेट की बात करें तो 25 ग्राम होता है। टेस्ट वेट मतलब 1000 दानों का जो वेट होता है वो 25 ग्राम होता है। और धान के पुष्प क्रम को पेनिकल कहते हैं। धान के बौनेपन के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है जिसे DGU जीन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि धान के बौनेपन के लिए कौन सी जीन जिम्मेदार होती है, तो ये जीन जिम्मेदार होती है, ध्यान रखिएगा इसे आप। इसके बाद हम जलवायु या क्लाइमेट की बात करें तो धान एक अल्प दिन अवधि वाला मतलब शॉर्ट डे प्लांट है। इसे कम चाहिए होता है, जो प्रकाश की अवधि है कम चाहिए होती है, और यह C3 प्लांट है जो कि गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है इसे। धान के लिए जो कार्डिनल टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 35 होता है ये। वृद्धि और विकास के लिए हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 21 से लेकर 27 सेंट होता है। फूल आने के टाइम पे मतलब फ्लावरिंग के टाइम पे जो अच्छा टेम्परेचर है वो 26 से 29 डिग्री माना गया है, और मेच्योरिटी के लिए 20 से 25 डिग्री जो तापमान है वो अच्छा माना गया है। सॉइल की बात करें यानी मृदा के प्रकार की बात करें तो बलुई दोमट जिसका पीएच 5 से लेकर 6.5 तक होना चाहिए, मतलब 5 से लेकर 6.5 तक होना चाहिए, और जो ये 4 से लेकर 6 पीएच तक अच्छे से ग्रो कर सकता है, पीएच रेंज बोले। अब हम बात कर लेते हैं सोइंग टाइम की। तो सोइंग टाइम के हिसाब से भी ये जो राइस हैं या फिर पैडी हैं वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले अस या ऑटम नाम से जाना जाता है इसे। इसका जो सोइंग टाइम होता है वो मई जून होता है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि जो अस राइस है, अमन राइस है या बोरो राइस है, इसका सोइंग टाइम क्या होता है, और बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं ये क्वेश्चन और किसी न किसी एग्जाम में जरूर आते हैं। तो जो अस राइस की बात करें या ऑटम राइस भी बोलते हैं इसको, इसे हम मई जून में लगाते हैं, और इसकी जो हार्वेस्टिंग है सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इसे अगेती फसल के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड नंबर पे हम बात करें अमन राइस या विंटर राइस की, तो इसे जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। मतलब जो अभी टाइम चल रहा है जुलाई का, जुलाई अगस्त तक में लगाया जाता है, और नवंबर दिसंबर तक इसकी जो है हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। इसे वर्षा ऋतु की फसल भी बोलते हैं। उसके बाद आगे बात करें बोरो या स्प्रिंग राइस, तो इसे नवंबर दिसंबर मतलब ठंड के टाइम पे लगाया जाता है, और मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इसे दक्षिण भारत में ज़्यादा लगाया जाता है। आगे बात करें कुछ वेराइटीज़ की, तो चलिए देख लेते हैं। जल्दी पकने वाली कुछ वेराइटियां हैं धान की। वेराइटी से रिलेटेड बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वेराइटी में ही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सब लगभग लगभग ऐसे नाम दिए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जल्दी पकने वाली वैरायटी की बात करें तो कलिंगा 3, बाला, आभा, कावेरी, जवाहर 175, ये वैरायटियां हैं। आगे बात करें मध्यम पकने वाली तो अनुपमा, IR 36, रत्ना, आशा, दीप्ति, समृद्धि, ये वैरायटियां मध्यम पकने वाली हैं। देर से पकने वाली वैरायटियों की बात करें तो क्रांति, माधुरी, प्रगति, गरिमा, मंसूरी, रुचि, फाल्गुना, ये जो वैरायटियां हैं ये देर से पकने वाली हैं। सुगंधित किस्म जिसमें सुगंध पाई जाती है चावल में, उसकी बात करें तो ये है नगीना 108, बासमती, साकेत 4, हंसराज, बादशाह भोग, कस्तूरी और दुबराज। आगे बात करते हैं कुछ विशेष किस्मों की। तो धान की सबसे पहली बौनी प्रजाति जो है TN1 है, ये ताइवान में हमें देखने को मिली थी। उसके बाद चावल की चमत्कारिक किस्म कहा जाता है IR 8 को। फिर बात करें कि भारत की प्रथम अधिक उपज देने वाली किस्म की बात करें तो ये जया है, जिसे भारत में चमत्कारिक चावल के नाम से भी जाना जाता है। फिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित हम किस्मों के बारे में देख लें तो महामाया, श्यामला, पूर्णिमा, बमलेश्वरी, समलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासिनी। इसके बाद देखते हैं इंदिरा सुगंधित धान, तो ये दुबराज, छत्तीसगढ़ सुगंधित धान, बादशाह भोग और कस्तूरी, इनके दानों में जो है वो खुशबू पाई जाती है। आगे एक वैरायटी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा भी है आरईओ में, आरएचओ में। छत्तीसगढ़ मधुराज 55 नाम से एक वैरायटी है, जिसमें क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है इसका कम होता है, और यह डायबिटीज या मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, सीड रेट की बात कर लेते हैं। तो सीड रेट जो है वो बोने की विधि के हिसाब से चेंज होती है। सबसे पहले बात करें हम सूखी छिड़काव बुआई में तो 130 केजी पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। गीली छिड़काव पद्धति की बात करें तो 120 केजी पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है। आगे बात करें लेही पद्धति की तो 80 केजी पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। सीड ड्रिल से अगर करते हैं तो 70 केजी पर हेक्टेयर चाहिए। रोपाई विधि से करते हैं तो 40 केजी पर हेक्टेयर चाहिए। हाइब्रिड राइस की अगर बात करें तो 15 केजी पर हेक्टेयर चाहिए।
और श्री विधि की बात करें या श्री मेथड की बात करें तो 6 से 7 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं नर्सरी के लिए। नर्सरी का राइस के जो नर्सरी प्रिपरेशन होता है उसमें क्या होता है, तो गीली या जो वेट नर्सरी होती है उसके लिए मुख्य खेत का जो है 1/10वां भाग चाहिए होता है। और डेपोक मेथड की बात करें तो 30 से 40 मीटर जो स्क्वायर एरिया है बहुत होता है। और इसमें अगर हम बात करें SRI मेथड या जिसको श्री विधि बोला जाता है तो 100 मीटर स्क्वायर में नर्सरी लगाई जाती है 1 हेक्टेयर के लिए। प्लांट डिस्टेंस की बात करें, पौध अंतराल की बात करें तो जो जल्दी पकने वाली किस्में होती हैं उसके लिए 15 इंटू 10 सेंटीमीटर बहुत होता है। और जो मध्यम और देर से पकने वाली प्रजातियां होती हैं उसमें 20 इंटू 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग दी जाती है। आगे हम खाद एवं उर्वरक या फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो होता है 120-60-40 के हिसाब से दिया जाता है धान के लिए। नाइट्रोजन एफिशिएंसी की बात करें तो 30 से 40% होती है धान में। और उपयोग में लाए जाने वाले फर्टिलाइजर देखें हम अलग से तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट का भी यूज किया जाता है और यूरिया का भी यूज किया जाता है। अगर हम बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो एजोला, एजोस्पाइरिलम, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजेटोबैक्टर का यूज किया जाता है धान की फसल के लिए। धान के खेत में सबसे अधिक जो नाइट्रोजन की हानि होती है वो डी नाइट्रिफिकेशन के कारण होती है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है कि धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि किसके कारण होती है, डी नाइट्रिफिकेशन के कारण होती है। अगला देखते हैं कि धान में सिंचाई या इरिगेशन इन राइस। तो फसल में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय अवधि की बात करें तो सीडलिंग के टाइम पे जब नर्सरी लगाते हैं उस टाइम पे पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद जब टीलर निकलते हैं या कल्ले निकलते हैं उस समय पानी की आवश्यकता होती है। फिर बूटिंग या गाभोर समय बोलते हैं उस समय पानी की आवश्यकता होती है, मतलब उस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है। फ्लावरिंग टाइम यानी पुष्पन अवस्था के टाइम पे भी पानी आवश्यक होता है। उसके अलावा जब उसमें दाने में जो मिल्क भरने लग जाता है, दूध जैसा भरने लग जाता है, दूधिया अवस्था या मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, उस समय भी पानी की आवश्यकता होती है। फिर बात करें डफ स्टेज या सूखने की अवस्था, उस समय पे भी इसमें पानी की आवश्यकता होती है। धान को सबसे अधिक जल की आवश्यकता की अगर बात करें तो बूटिंग स्टेज में और लेट पेनिकल इनिशिंग स्टेज में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रोग के बारे में। रोग के कारक भी देखेंगे और उसके मैनेजमेंट के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम राइस में रोग की बात करें तो मेन जो रोग लगता है आपका ब्लास्ट लगता है या झुलसा रोग बोलते हैं इसे। यह जो रोग है ये फंगस के कारण लगता है और इससे बचाव के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। 2.5 ग्राम थायराम जो है पर केजी ऑफ सीड के रूप से उपयोग करते हैं, मतलब 2.5 ग्राम थायराम को हम जो है पर केजी सीड के हिसाब से यूज करते हैं। उसी प्रकार जो दूसरा रोग है वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये जेंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके लिए हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.015% यूज करते हैं। फिर आपका है BLS, ब्राउन लीफ स्पॉट, भूरा धब्बा रोग भी बोलते हैं इसको। ये हेलमेंथोस्पुरियम ओराइजी के कारण होता है। इसके लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं 0.4%। आगे बात करें खैरा डिजीज, तो ये जिंक जो होता है उसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है। जिंक की डेफिशिएंसी के कारण इसमें क्या करते हैं, हम 5 किलो जिंक सल्फेट डाल देते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो जो जिंक की कमी है वो दूर हो जाती है। इसी प्रकार एक पॉइंट है, धान में जो व्हाइट आई होती है वो आयरन की कमी के कारण होती है। व्हाइट आई एक डिजीज होती है जो आयरन की कमी के कारण होती है। आगे बात कर लेते हैं खरपतवार की। तो धान में जो खरपतवार होते हैं वो मोथा, सावा, कुटकी, करगा, दूब घास, सतगठिया जो घास है ये होते हैं। अगर मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ वीड की बात की जाए पैडी में तो इकाइना क्लोवा जो है ये मोस्ट डोमिनेंट वीड है। और वीड कंट्रोल के लिए मैंने आपको पहले बताया था प्रोपानिल यूज करते हैं या ब्यूटाक्लोर यूज करते हैं। अगर हम कीट की बात करें, इंसेक्ट की बात करें तो स्टेम बोरर या तना छेदक बोलते हैं इसको। ये जो है टिलरिंग स्टेज में ये लगता है। ये इंसेक्ट जो होता है टिलरिंग स्टेज में धान को हानि पहुंचाता है। उसके बाद बात करें एफिड या माहू की, तो ये भी टिलरिंग स्टेज में ही हानि पहुंचाता है। अगला इंसेक्ट होता है गालमिच। गालमिच के बाद इंसेक्ट की बात करें तो गंधी बग होती है। गंधी बग क्या करती है, रस चूसने का काम करती है। मिल्किंग स्टेज के टाइम पे लगती है ये। उसके बाद आर्मी वार्म या सैनिक कीट बोलते हैं। ये सब जो है धान के ये हानिकारक कीट हैं जो कहीं किसी न किसी स्टेज में धान को जो है हानि पहुंचाते हैं। तो ये वीडियो एक जानकारी थी धान के बारे में। BSc एग्रीकल्चर का अगर आपका कोर्स है तो उसमें भी धान की जो क्रॉप है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आप इसे सेमेस्टर एग्जाम के रूप में भी पढ़ सकते हैं, मतलब सेमेस्टर एग्जाम जो आप देते हैं उसके लिए भी काम आएगा क्योंकि सफिशियंट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ ज़्यादा पोथी पुराण पढ़ने की आवश्यकता होगी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की तो भी बहुत सफिशियंट मैटर है। इसके अलावा और भी कुछ होगी एक्स्ट्रा जानकारी तो मैं और वीडियो में डाल दूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह की वीडियो लेकर आपके बीच में आता रहूँगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।